डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आईटी का थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में भी हम पास्ट पेपर्स में आने वाले कुछ क्वेश्चंस और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है इंटरनेट रिले चैट, जिसको शॉर्ट में आईआरसी भी कहते हैं। आईआरसी क्या है? इंटरनेट पर जब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हों और उस पर बैठे हुए लोग एक दूसरे से रब्ता करना चाहें, टेक्स्ट मैसेजेस करना चाहें, तो उसके लिए जो रूल इस्तेमाल होता है उस प्रोटोकॉल को हम इंटरनेट रिले चैट कहते हैं। इट इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर रियल टाइम टेक्स्ट मैसेजिंग बिटवीन इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स, और ये प्रोटोकॉल 1988 में बना और इंट्रोड्यूस हुआ। इस प्रोटोकॉल का बुनियादी मकसद ये है कि ग्रुप डिस्कशन जब करना चाहें लोग, यानी दो से ज़्यादा लोग हैं आपस में एक दूसरे से कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, ओपिनियंस शेयर करना चाहते हैं, किसी भी तरह से रब्ता करना चाहते हैं, तो वो ग्रुप बना लेते हैं और आईआरसी के ज़रिए चैट कर सकते हैं। इन चैट ग्रुप्स को चैनल्स भी कहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ दो लोगों ने भी आपस में प्राइवेट मैसेजेस करने हों, आपस में ही बात करनी हो, कोई तीसरा शामिल ना हो, तो फिर इन आईआरसी के ज़रिए ऐसा करना भी मुमकिन है। आईआरसी के ज़रिए ग्रुप में या दो लोगों के बीच में डाटा ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। यहाँ पर आपको एक नेटवर्क नज़र आ रहा है जिसमें चार लोग आपस में कनेक्टेड हैं और आपस में चारों ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, और अगर कोई से दो लोग चाहें तो आपस में प्राइवेट मैसेजेस भी कर सकते हैं। और ये काम जिस प्रोटोकॉल के ज़रिए वो करेंगे वो है इंटरनेट रिले चैट, आईआरसी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये दो तरह के नेटवर्क्स हैं, एक वर्क ग्रुप नेटवर्क कहलाता है और दूसरा डोमेन नेटवर्क कहलाता है। जब भी हम कोई नेटवर्क बनाते हैं तो हमारा कंप्यूटर किसी ना किसी टाइप से जुड़ा, किसी न किसी नेटवर्क से बिलोंग करता है। वो वर्क ग्रुप नेटवर्क भी हो सकता है, वो डोमेन नेटवर्क भी हो सकता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? वर्क ग्रुप नेटवर्क क्या है? इसमें ऑल कंप्यूटर्स आर पीयर्स, सारे कंप्यूटर्स एक जैसे ही होते हैं, कोई भी कंप्यूटर ऐसा नहीं होता जो दूसरों को कंट्रोल करे। जबकि डोमेन नेटवर्क क्या है? वन और मोर कंप्यूटर्स आर सर्वर्स। ये क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट होती है, इसमें एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर सर्वर हो सकते हैं और बाकी कंप्यूटर्स क्लाइंट होते हैं। वर्क ग्रुप नेटवर्क में यूज़र अकाउंट इज़ नीडेड ऑन अ कंप्यूटर टू यूज़ इट। अगर आपने किसी भी कंप्यूटर को यूज़ करते हुए अपना काम करना है तो ज़रूरी है कि आपका अकाउंट उस कंप्यूटर के ऊपर बना हुआ हो। अगर उस कंप्यूटर के ऊपर आपका अकाउंट नहीं है तो फिर आप उस कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि डोमेन नेटवर्क में यूज़र अकाउंट ऑन डोमेन इज़ नीडेड टू यूज़ एनी कंप्यूटर। बहुत से कंप्यूटर्स डोमेन नेटवर्क पर मौजूद हैं। आप किसी भी कंप्यूटर पर जाकर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देकर अपना काम कर सकते हैं। उस ख़ास कंप्यूटर के ऊपर आपका अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है, आपका अकाउंट सिर्फ डोमेन नेटवर्क पर होना ज़रूरी है। वर्क ग्रुप कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क होता है वो कम कंप्यूटर्स को सपोर्ट करता है, 10 से 20 कंप्यूटर्स को सपोर्ट करता है, जबकि जो डोमेन नेटवर्क है वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स को सपोर्ट कर सकता है। वर्क ग्रुप कंप्यूटर की एक और लिमिटेशन ये है कि ऑल कंप्यूटर्स मस्ट बी ऑन सेम लैन, एक ही लैन में होने चाहिए तमाम कंप्यूटर्स जो वर्क ग्रुप नेटवर्क का हिस्सा हैं। जबकि डोमेन नेटवर्क में मुख्तलिफ लैन्स पर मौजूद कंप्यूटर्स को भी आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। वर्क ग्रुप का एक और फीचर ये है कि इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती, और इसका रीज़न हम पॉइंट 1 से जोड़ सकते हैं जिसमें हमने कहा था कि ऑल कंप्यूटर्स आर पीयर्स, कोई सर्वर नहीं है यहाँ पे, इसलिए कोई सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। जबकि डोमेन नेटवर्क्स में क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि वहाँ एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं जो एज अ सर्वर बिहेव कर रहे हैं और नेटवर्क को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक फिगर नज़र आ रही है, इसमें आपको 4 कंप्यूटर्स नज़र आ रहे हैं और इसमें से हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। तमाम कंप्यूटर्स एक ही लेवल पर काम कर रहे हैं, तो ये हमारा वर्क ग्रुप नेटवर्क है। जबकि इस नेटवर्क में आप देखें कि एक सर्वर है और बाकी 3 क्लाइंट्स हैं जो इस सर्वर को नेटवर्क पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डोमेन नेटवर्क की एक एग्जांपल है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन कंट्रोलर, जिसको शॉर्ट में डीसी भी कहते हैं। डीसी का बुनियादी काम कंप्यूटर नेटवर्क को सिक्योर करना होता है। A domain controller is a server that responds to authentication requests and verifies users on computer networks. तो दो बुनियादी काम है इसके कि एक तो वो यूज़र के ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट्स को रिसीव करता है। ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट क्या है कि जब भी कोई यूज़र एक नेटवर्क को यूज़ करना चाहता है तो वो कुछ क्रेडेंशियल्स देता है, अपना आईडी और पासवर्ड देता है ताकि उसको नेटवर्क इस्तेमाल करने की इजाज़त हो। इसको हम ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट या ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद सर्वर उन यूज़र्स को वेरीफाई करता है, वो देखता है कि क्या एंटर किया हुआ यूज़र नेम और पासवर्ड दुरुस्त है। इसको हम वेरिफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। अगर यूज़र वेरीफाई हो जाए तो उसको नेटवर्क तक एक्सेस दे दिया जाता है, अदरवाइज़ उसको रोक दिया जाता है।
डीसी का एक और काम यह है कि इट ऑर्गेनाइजेज यूजर्स एंड कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क पर जितने भी कंप्यूटर्स हैं और यूजर्स के अकाउंट्स बने हुए हैं उन सबको मैनेज करना भी डीसी का काम है। किस यूज़र को नेटवर्क का एक्सेस देना है, किसको रोकना है, और जिन यूज़र्स को एक्सेस देना है किस हद तक वो एक्सेस होना चाहिए, कि उनको डाटा पर किस किस ऑपरेशन की इजाज़त होनी चाहिए, ये भी डीसी ही डिसाइड करता है। डीसी कीप्स ऑल ऑफ दैट डाटा ऑर्गेनाइज्ड एंड सिक्योर। डीसी का एक और काम ये भी है कि यूज़र अकाउंट्स और कंप्यूटर्स के अलावा डाटा को भी सिक्योर करना और उसको महफूज बनाना। डीसी का एक और बहुत इंटरेस्टिंग काम ये है कि डीसी हेल्प्स टू डिटेक्ट साइबर अटैक्स इन प्रोग्रेस। साइबर अटैक्स क्या है कि इंटरनेट पर बहुत से कंप्यूटर्स हैं, बहुत से सर्वर्स हैं जिन पर बहुत कीमती डाटा पड़ा हुआ होता है, बहुत सेंसिटिव डाटा पड़ा हुआ होता है, और बहुत से अनऑथराइज लोग, ऐसे लोग जो उस डाटा से कंसर्न नहीं हैं, जिनका ताल्लुक उस डाटा से नहीं है, फिर भी वो उस डाटा तक पहुंचना चाहते हैं। मकसद क्या हो सकता है? चोरी करना या उस डाटा को डिस्ट्रॉय करना, ज़ाया करना। तो ऐसे लोग जब सर्वर तक और कंप्यूटर नेटवर्क तक पहुंचना चाहते हैं तो वो मुख्तलिफ ट्राइज करते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड्स के ज़रिए। इनको हम साइबर अटैक्स कहते हैं। तो डीसी इन अटैक्स को भी डिटेक्ट करता है और इसकी रिपोर्ट तैयार करता है, रिपोर्ट करता है इनको। यहाँ पर एक डायग्राम के ज़रिए डोमेन कंट्रोलर की वर्किंग शो हुई है। सबसे पहले यूज़र एक ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट करता है, अपना आईडी और पासवर्ड वो क्लाइंट कंप्यूटर के ज़रिए सर्वर तक भेजता है। सर्वर इस रिक्वेस्ट को फिर डोमेन कंट्रोलर के पास भेजता है ताकि यूज़र को वेरीफाई किया जा सके। डोमेन कंट्रोलर यूज़र को वेरीफाई करके रिस्पॉन्स सर्वर को देता है, और अगर यूज़र नेम और पासवर्ड दुरुस्त है तो फिर क्लाइंट कंप्यूटर को नेटवर्क इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी जाती है, वरना यूज़र को नेटवर्क इस्तेमाल करने से रोक दिया जाता है। जब भी किसी नेटवर्क की क्वालिटी की बात हो तो फिर नेटवर्क क्राइटेरियाज में कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करते हैं। इनमें से पहली करेक्टरिस्टिक है परफॉर्मेंस, रेट ऑफ ट्रांसफरिंग एरर फ्री डाटा। यहाँ दो चीज़ें हैं। रेट ऑफ ट्रांसफ़र, एक नेटवर्क का बुनियादी काम ही डाटा को ट्रांसफ़र करना है, लेकिन अगर उसका रेट ऑफ ट्रांसफ़र हाई है, ज़्यादा डाटा वो कम वक्त में ट्रांसफ़र करता है, और एरर फ्री डाटा, और जो डाटा वो भेजता है वो एरर फ्री है, यानी जो डाटा सेंडर ने भेजा है एग्जैक्टली वही डाटा रिसीवर तक पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेहतर है। यानी दो चीज़ें हैं कि डाटा कम वक्त ले रहा है ट्रांसफ़र होने में और डाटा एरर फ्री है। ये मिलकर कंप्यूटर नेटवर्क की परफॉर्मेंस को डिफ़ाइन करते हैं। परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करते हैं? रिस्पॉन्स टाइम से इसको मेजर किया जाता है। रिस्पॉन्स टाइम क्या है? रिक्वेस्ट अ फाइल ट्रांसफ़र एंड स्टार्ट द फाइल ट्रांसफ़र। मैंने किसी नेटवर्क से, किसी सर्वर से डाटा की रिक्वेस्ट की, फ़ाइल की रिक्वेस्ट की, और कुछ देर के बाद वो डाटा मुझे मिलना शुरू हो गया, तो मेरी रिक्वेस्ट से लेकर डाटा ट्रांसफ़र होने के स्टार्ट तक का जो गैप है वो रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। अगर ये गैप कम है तो रिस्पॉन्स टाइम कम है और नेटवर्क की परफॉर्मेंस बेहतर है। लेकिन अगर रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा है, कंप्यूटर नेटवर्क मेरी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करने में बहुत टाइम ले रहा है, तो उस कंप्यूटर नेटवर्क की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। नेटवर्क की परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्स टाइम को डिफ़ाइन बहुत से फैक्टर्स करते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स। अगर ज़्यादा यूज़र्स एक नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा और परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। ट्रांसमिशन स्पीड, किस स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर पर सेकंड ये स्पीड ज़्यादा है, ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो रिस्पॉन्स टाइम कम होगा और परफॉर्मेंस बेटर होगी। किस तरह के मीडिया को इस्तेमाल करके नेटवर्क बनाया गया है। कंप्यूटर्स को जोड़कर नेटवर्क बनाने के लिए हमने मुख्तलिफ मीडियाज़ डिस्कस किए थे। कुछ वाइड मीडिया थे, कुछ वायरलेस मीडिया थे। हर मीडिया की अपनी स्पीड है, कुछ स्लो है, कुछ फास्ट है। तो अगर हमने फास्ट मीडिया यूज़ किया है तो रिस्पॉन्स टाइम कम होगा, परफॉर्मेंस बेहतर होगी। हार्डवेयर टाइप, किस किस्म का कंप्यूटर और डिवाइसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज़ें स्लो हैं या फास्ट हैं, उनसे भी हमारा रिस्पॉन्स टाइम अफेक्ट होगा और अल्टीमेटली परफॉर्मेंस डिफाइन होगी। आखिरी चीज़ जो रिस्पॉन्स टाइम को कंट्रोल करती है वो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ख़ासतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं जो नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम कम होगा और परफॉर्मेंस उस नेटवर्क की बेहतर होगी। दूसरी करेक्टरिस्टिक जो नेटवर्क की क्वालिटी को डिफाइन करती है वो है रिलायबिलिटी, मेजर ऑफ हाउ ऑफन अ नेटवर्क इज़ यूजेबल। कितनी देर एक नेटवर्क इस्तेमाल के काबिल रहता है, उसको हम इसकी रिलायबिलिटी कहते हैं। इसको मेजर करते हैं हम MTBF के थ्रू, मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, जो क्या है, टाइम अ कॉम्पोनेंट इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट बिटवीन फेलियर्स। हमारा नेटवर्क एक दफ़ा फेल हुआ, उसके बाद उसने ठीक काम करना शुरू कर दिया और फिर दोबारा फेल हो गया। इन दो फेलियर्स के बीच में कितना टाइम है? ये टाइम ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये टाइम ज़्यादा होगा, यानी मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स ज़्यादा होगा, तो हमारा नेटवर्क रिलायबल तस्वर होगा।
अब नेटवर्क के फेल होने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं। हार्डवेयर फेल होने से, हार्डवेयर ख़राब होने से भी नेटवर्क फेल हो सकता है। जिस मीडियम के थ्रू कंप्यूटर्स को जोड़ा गया है वो फेल हो जाएगा, तब भी नेटवर्क फेल हो जाएगा। और अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर जाएगा तो फिर भी हमारा नेटवर्क फेल हो जाएगा। तीसरी करेक्टरिस्टिक है सिक्योरिटी, जो कि बहुत मेन करेक्टरिस्टिक है। प्रोटेक्शन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। नेटवर्क में मौजूद हर चीज़, जिसमें हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, और अबव ऑल डाटा, जो हमारा बहुत कीमती चीज़ होती है, उस सब को महफूज करना किससे? फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, इलीगल इस्तेमाल से। ऐसे लोग जो गैर मुतल्लिका हैं, जिनको नेटवर्क और डाटा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, जो अटैक करते हैं हमारे नेटवर्क पे, उन सब से महफूज करना सिक्योरिटी कहलाता है। अब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, पहली बॉल ये है कि रिस्ट्रिक्टेड फिजिकल एक्सेस टू कंप्यूटर्स। जिस बिल्डिंग में, जिस कमरे में कंप्यूटर्स मौजूद हैं, वहाँ तक किसी को पहुँचने ना दिया जाए। पासवर्ड प्रोटेक्शन, अगर कोई शख्स उस बिल्डिंग और कमरे में पहुँच गया है तो कंप्यूटर्स तक के अंदर डाटा तक पहुँचने के लिए उसको पासवर्ड देना पड़े। ये ना हो कि कंप्यूटर्स के ऊपर पासवर्ड ही ना लगा हो और वो आसानी से डाटा तक पहुँच जाए। लिमिटिंग यूज़र प्रिविलेजेस, एक और तरीका सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का ये है कि यूज़र्स के हम जो अकाउंट्स बनाएं, हर यूज़र को एक ही राइट्स ना दें, मुख्तलिफ यूज़र्स को मुख्तलिफ प्रिविलेजेस और राइट्स दें। किसी यूज़र को डाटा पर कोई ख़ास किस्म के ऑपरेशंस करने की हम इजाज़त देते हैं तो दूसरे यूज़र को उस तरह के ऑपरेशंस करने की इजाज़त नहीं होगी। यानी हर यूज़र डाटा को हर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। डाटा इंक्रिप्टेड हो, जब भी हम डाटा ट्रांसफ़र करें तो हम इंक्रिप्शन टेक्निक्स के ज़रिए डाटा को ट्रांसफ़र करें। डाटा को हम इनकोड करके भेजें, और अगर डाटा चोरी हो भी जाए तो जब तक कोडिंग स्कीम नहीं किसी को मालूम होगी तो डाटा डिकोड नहीं किया जा सकता और उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा नेटवर्क्स को महफूज करने के लिए एक और तरीका भी है कि एंटीवायरस प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए जाएं जो किसी भी किस्म के वायरस अटैक्स को डिटेक्ट कर सकें और उससे नेटवर्क को महफूज रख सकें। अदरवाइज़ अगर कोई वायरस अटैक करता है तो उससे डाटा चोरी भी हो सकता है और डाटा ज़ाया भी हो सकता है। लास्ट टॉपिक है हमारा रिपीटर्स वो डिवाइसेस होते हैं जो सिग्नल्स रिसीव करते हैं, उन सिग्नल्स को दोबारा से बनाते हैं, रीजनरेट करते हैं और रीट्रांसमिट दोबारा से मंजिल तक उनको भेज देते हैं। An electronic device that receives a signal and regenerates and retransmits it. रिपीटर ने एक सिग्नल को रिसीव किया, उस सिग्नल को रीजनरेट किया। क्यों किया उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और रीजनरेट यानी दोबारा बनाने के बाद जहाँ के लिए उसको भेजा गया था उस डेस्टिनेशन पे उसको भेज दिया। अच्छा, रिपीटर ये काम करता क्यों है? मकसद ये होता है कि सिग्नल कैन कवर लॉन्गर डिस्टेंसेस, कि जब वो सिग्नल को रीजनरेट करता है तो सिग्नल दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इस तरह से एक सिग्नल बहुत लंबा फासला तय कर सकता है। सिग्नल कैन बी रिसीव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन। एक और फ़ायदा रिपीटर का ये है कि अगर दो प्लेसेस के बीच में डाटा ट्रांसफ़र होना है, सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई हर्डल्स हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, कोई माउंटेन्स हैं, तो उनको हम ऑब्स्ट्रक्शन कहेंगे। तो सेंडर से रिसीवर तक इन ऑब्स्ट्रक्शंस को कवर करते हुए, ओवरकम करते हुए डाटा को ट्रांसफ़र करना भी रिपीटर के कामों में है। रीजनरेट सिग्नल्स डिस्टॉर्टेड बाय ट्रांसमिशन लॉस। जब डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है तो इस दौरान नॉइस और मुख्तलिफ और रीजंस की वजह से डाटा डिस्टॉर्ट हो जाता है, डाटा के ख़राब होने का चांस बढ़ जाता है, वो अपने पावर उसकी कम हो जाती है, तो ऐसे सिग्नल्स बहुत जल्दी लॉस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे सिग्नल्स को दोबारा से रीजनरेट किया जाता है, दोबारा से उनको एम्पलीफाई करके उनको डेस्टिनेशन पर भेजा जाता है। ये सब रिपीटर्स के काम हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे आपको एक सिग्नल नज़र आ रहा है जो डिस्टेंस कवर करता हुआ सेंडर से रिसीवर तक जाते हुए थोड़ा वीक हो गया है। तो अब क्या होगा कि रिपीटर इस सिग्नल को लेगा और इस सिग्नल को रीजनरेट कर देगा। रीजनरेटेड सिग्नल में आप देखें कि दोबारा से सिग्नल अपनी ओरिजिनल पावर में आ गया है, दोबारा से वो स्ट्रॉन्ग हो गया है, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ओरिजिनल सिग्नल जैसा ही हो गया है। तो ये रिपीटर्स का बुनियादी काम है। इस लेक्चर के साथ भी आपको मैं एक फ़ाइल भेजूंगी जिसमें ये तमाम टॉपिक्स डिटेल में दिए गए हैं। आप ये लेक्चर भी देखें, इन टॉपिक्स को बुक में से भी तलाश करें और जो फ़ाइल मैं भेजूंगी उसको भी
रीड आउट करें। जो भी क्वेश्चन है वो आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले मुझे पोस्ट करें और मैं उनको रिप्लाई करूँगी।